यहाँ आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक नया फॉर्म पढ़ेंगे यूनिट सर्कल की हेल्प से। हमने कल भी जो बात की थी कि हमारे पास अगर एंगल रेडियन में है तो वो यूनिट सर्कल के एक आर्क के और रेडियस के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूनिट सर्कल्स के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब जिसकी रेडियस 1 है और उसका सेंटर मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस पर लिया। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज मेरे पास वाई एक्सिस और दिस इज एक्स एक्सिस। मैंने ओरिजिन को सेंटर मानते हुए 1 रेडियस यूनिट का एक सर्कल ड्रॉ किया। 1 रेडियस यूनिट का एक सर्कल ड्रॉ किया। ये सर्कल यूनिट सर्कल कहलाता है, यानी ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 हो वो यूनिट सर्कल है। इसका सेंटर हमने ओरिजिन लिया है और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पर है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट, ये रेडियस है ओ से लेके और यहाँ ए तक की। तो इस ए के कोऑर्डिनेट हुए 1 0, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0। ये मेरे पास बी है, इस बी के कोऑर्डिनेट एक्स हुआ 0 और वाई हुआ 1। इस सी के कोऑर्डिनेट मान लीजिए मेरे पास ये पॉइंट सी है, तो एक्स हुआ -1 और वाई हुआ 0। और ये डी के कोऑर्डिनेट, ये जो मेरे पास डी है, ये इसके लिए x हो गया 0 और y हो गया -1। यानी ये हमारे इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं जहां यूनिट सर्कल एक्सिस को डिवाइड करता है। ठीक है, अगर मैं इस यूनिट सर्कल पर कोई भी एक पॉइंट ले लूं ए बी, मान लीजिए मैंने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया ए बी, तो क्या होगा, इसका मतलब ए कौन सी लेंथ है जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट हुई है वो ए, और जो वाई एक्सिस पर ये वाली जो लेंथ है जो वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट हुई है ये बी। कोई भी कोऑर्डिनेट जो सर्कल पर हम लेंगे ए बी की फॉर्म में, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर जो उसका इंटरसेप्ट होगा वो ए के इक्वल होगा और वाई एक्सिस पर जो उसका इंटरसेप्ट होगा वो बी के इक्वल होगा। मान लीजिए मैंने इसको पॉइंट कह दिया पी, ये कोई भी पॉइंट पी है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ओ पी को, तो ये जो ओपी है ये भी 1 यूनिट होगी। क्यों 1 यूनिट होगी? क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस। तो ये ए और बी वास्तव में कोस और साइन को रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट सर्कल में ट्रिग्नोमेट्री में। अब तक जो आपने पढ़ा था कि हाँ हमारे पास जो कोस होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, वो सिर्फ राइट ट्राइंगल तक सीमित था। जो ट्रिग्नोमेट्री का ब्रॉड फंक्शन है वो यहां से स्टार्ट होता है। यानी वास्तव में इफ वी टेक अ यूनिट सर्कल, we take a unit circle with center at coordinate axis, with center at coordinate axis and a point P, and a point P on this circle with coordinate AB, with coordinate AB, then we define, ये डेफिनेशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये साइन और कोस के लिए डेफिनेशन है कि देन वी डिफाइन कॉस थीटा इज इक्वल टू ए और साइन थीटा इज इक्वल टू बी, वेयर थीटा इज द एंगल इन रेडियन मेड बाय दिस आर्क एपी एट द सेंटर। अगर ये आर्क एपी मेरे पास थीटा एंगल बना रहा है सेंटर पर, तब जो कॉस थीटा है वो ए के इक्वल होता है और जो साइन थीटा है वो बी के इक्वल होता है। दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा साइन और कोस की वैल्यू चेंज होती जाएंगी। यही जो मेरे पास a है इसको मैं a/1 लिख सकता हूं, और जो मेरे पास b है उसको मैं b/1 लिख सकता हूं, और 1 ही क्या है, रेडियस है, यानी इसको मैं a/r और इसको b/r, और ये OP यानी r क्या है, हाइपोटेन्यूज है, किसके लिए, इस पर्टिकुलर राइट ट्राइंगल के लिए, OPQ के लिए। तो इसलिए वहां हम सिर्फ राइट ट्राइंगल को बाहर निकालते थे। जो ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th में पढ़ी है, हमने इस राइट ट्राइंगल को वहां बाहर निकाल रखा था यूनिट सर्कल से, और इसलिए हम कहते थे कि जो हमारे पास कॉस थीटा है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो साइन थीटा है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर द गिवन एंगल थीटा। वहां थीटा हमारे पास डिग्री मेजर में था, यहाँ थीटा रेडियन में होगा, क्योंकि हमने यूनिट सर्कल लिया हुआ है और सर्कल में जो भी सेंटर पर एंगल सबटेंड होता है दैट इज इन रेडियन। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास ये जो राइट ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल OPQ, ये P इधर लिख देते हैं, ये P है वास्तव में ना। तो इन राइट ट्राइंगल OPQ, इन ट्राइंगल OPQ, ये राइट क्यों है, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट लिए हैं। कोऑर्डिनेट में क्या मिलता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस मिलती हैं। भाई अगर ये डिस्टेंस a है तो यहाँ से परपेंडिकुलर हम डालेंगे तभी तो इसके कोऑर्डिनेट a भी हैं, यानी यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो x एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा वो a के इक्वल होगा, तभी तो इसका कोऑर्डिनेट a है।
अगर मैं कहता हूं पॉइंट ए बी को रिप्रेजेंट करो, तो आप क्या करेंगे, यहां से पहले ए डिस्टेंस चलेंगे, फिर परपेंडिकुलरली बी डिस्टेंस चलेंगे, तो एक्स एक्सिस या पॉइंट रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्योंकि ये होता है एक्स के पैरेलल और ये होती है वाई के पैरेलल, और एक्स और वाई क्या आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब बोथ दीज आर परपेंडिकुलर। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है। तो अगर ये ट्राइंगल राइट है इन ट्राइंगल ओपीक्यू, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा पाइथागोरस से, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू पी स्क्वायर, ओपी ओ क्यू और प्लस पी क्यू। ओपी क्या है हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू क्या है हमारे पास ए का स्क्वायर और प्लस क्यू पी क्या है बी का स्क्वायर, इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन ए तो क्या डिफाइन है, कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी इज व्हाट, साइन थीटा, implies sin square theta is equal to 1. This is the first identity which you have read in 10th class also. लेकिन वहां आपने राइट ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में पढ़ी थी, यहाँ आप यूनिट सर्कल के रेस्पेक्ट में जो इसको वेरीफाई करेंगे तो ये इस तरीके से है कि यूनिट सर्कल में क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, जहां की एक्स हमारे पास थीटा क्या है, रेडियन में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है थीटा रेडियन में हो डिग्री में हो, ठीक है। तो ये पहली आइडेंटिटी हमारे पास प्रूव हो गई। अगर इसी आइडेंटिटी में अच्छा बाकी को भी नहीं करते हैं, पहले पढ़िए बाकी, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब जो हमारे पास बाकी देखिए, हम बोलिए यस सर। चलिए अब देखिए यहाँ हमारे पास जो सेंटर पर कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल एट सेंटर, कंप्लीट एंगल एट सेंटर, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो रेडियन में कितने रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ सेंटर के 4 इक्वल पार्ट हुए हैं, 4 इक्वल पार्ट हुए हैं और इसलिए चारों पार्ट क्वाड्रेंट कहलाते हैं, और जो एंगल इन क्वाड्रेंट में बनते हैं वो क्वाड्रेंटल एंगल कहलाते हैं। जो एंगल क्वाड्रेंट में बनते हैं वो क्वाड्रेंट एंगल। अगर मैं इसको इनिशियल रे मान लूं, सारे एंगल को यहां से मेजर करूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल पॉजिटिव होंगे। मतलब ये जो एंगल AOB होगा, एंगल AOB इस 2 पाई का 1/4 यानी π/2 होगा। 2 पाई के 4 बराबर हिस्से हुए हैं, यानी जो पहला पार्ट है वो 2 π/4, 4 बराबर हिस्से हुए हैं, 2 π/4 यानी π/2 होगा एंगल AOB। ये पहला क्वाड्रेंटल एंगल कहलाता है, क्योंकि एक क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 पार्ट हमारे पास ये है, ये क्वाड्रेंटल एंगल है π/2। ऐसे अगर मैं एंगल लूं AOC, एंगल AOC, तो ये हाफ सर्कल का मतलब पूरे एंगल का आधा, 2 π/2 यानी पाई को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं एंगल लूं AOD, तो ये 4 में से 3 पार्ट यानी 3 π/4 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो अगर मैं एंगल लेता हूं 3 π/2 को, सॉरी 3 π/2 को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं कंप्लीट एंगल लूं फिर दोबारा क्या, AOA, एंगल AOA, तो वो 2 पाई को रिप्रेजेंट करता है, यानी क्वाड्रेंट एंगल है। ये हमारे पास यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से यहाँ तक π/2, फिर यहां से यहां तक पाई, फिर यहां से यहां तक 3 π/2 और फिर यहां तक अगेन 2 पाई। अगर मैं डिग्री में कहूं तो यहां से यहां तक 90, फिर ये 90 और 180, फिर ये 90 और 270 और फिर यहां अगेन 360। यानी एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद दोबारा वो वहीं पहुंच जाता है एंगल जहां से स्टार्ट हुआ था। अगर 360 से बड़े एंगल हमें बनाने हैं, इसका मतलब पहले वो एक रोटेशन कंप्लीट करेगा और दोबारा 360 कंप्लीट करते हुए इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाएगा, वहां से आगे फिर एक्सटेंड होगा, ठीक है। अब अगर मैं वैल्यूज की बात करूं तो यहाँ जो मेरे पास एंगल है, यहाँ एंगल 0 है, ठीक है। यहाँ जो A है वो कोस को रिप्रेजेंट करता है और जो B है वो साइन को। यहाँ A की वैल्यू क्या है 1 और B की वैल्यू क्या है 0। इसका मतलब जब मैं इस रे को, इस P को अगर मैं यहाँ ले आऊं, अगर मैं इस OP को यहाँ OA के ऊपर ले आऊं, तो जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा, जो थीटा होगा वो 0 डिग्री। अब हम वैल्यूज की बात करेंगे, वैल्यूज ऑफ साइन एंड कॉस। अभी सिर्फ साइन और कॉस की बात कर रहे हैं हम, बाकी एंगल्स की बात हमने भी नहीं की है। तो वैल्यूज ऑफ साइन एंड कॉस, देखिए जब ये OP हमारे पास OA के ऊपर आएगा, ये OP OA के ऊपर, तो जो थीटा होगा वो 0। वैसे भी आप देखिए ये एंगल 0 है, उस कंडीशन में जो कोऑर्डिनेट है AB के,
उस कंडीशन में जो ए बी है वो 1 और 0 है, यानी जैसे थीटा 0 हुआ ए बी जो है वो 1 0 हो गया। ए का मतलब कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा 1 और साइन थीटा 0 इंप्लाइज थीटा, थीटा क्या है 0, यानी कॉस 0 1 के इक्वल हुआ और साइन 0 0 के इक्वल हुआ। दैट इज द प्रूफ ऑफ कॉस 0 एंड साइन 0। इसका मतलब क्वाड्रेंट एंगल में जो कॉस 0 है वो 1 के इक्वल होता है, जो कि ए के इक्वल है, और जो साइन 0 है वो 0 के। ऐसे जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ एंगल π/2 है एओबी। एओबी एंगल कितना है, यानी ओपी जब ओबी के ऊपर होगी तो जो एंगल थीटा है वो π/2 बनेगा। π/2 के केस में ए हो गया 0, मतलब कोस π/2 हो गया 0। देखिए नाउ जब ओपी जो है हमारे पास वो किसको टेंड्स करेगी, ओबी को, तो जो थीटा है वो π/2 होगा। इसका मतलब जो कोस π/2 है वो ए को रिप्रेजेंट करेगा यानी 0 को, और जो साइन π/2 है वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर ऐसे ही जब ये ओपी आ जाएगी ओसी के ऊपर, ओपी टेंड्स टू ओसी, तो जो थीटा होगा हमारे पास वो पाई के इक्वल होगा। उस कंडीशन में कोस पाई ए को यानी -1 को, और साइन पाई 0 को, बी को। ऐसे ही ये फर्स्ट, ये सेकंड केस, ये थर्ड केस और ये फोर्थ केस। जब ये हमारे पास वापसी ओपी पूरा चक्कर लगाने के बाद ओए के ऊपर आएगी, कंप्लीट राउंड के बाद, है ना, तब उस कंडीशन में जो थीटा होगा वो 2 पाई होगा। तब उस कंडीशन में जो थीटा होगा दैट टेंड्स टू 2 पाई, और 2 पाई के केस में जो ए है यानी कोस 2 पाई है वो अगेन 0, और जो साइन 2 पाई है वो अगेन -1 होगा। दीज आर द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा एट डिफरेंट क्वाड्रेंटल वैल्यूज, एट डिफरेंट क्वाड्रेंटल वैल्यूज। बाकी जो बीच वाली वैल्यूज हैं जो हमने पहले प्रूव कर रखी हैं कि साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, एज सो ऑन, वो एज इट इज रहेंगी। क्यों, उनके प्रूफ भी राइट ट्राइंगल से ही आए हैं सबके। जो हमने प्रूव किया था 45 का इक्विलेटरल से, आइसोस्केल्स राइट ट्राइंगल से, और 30 और 60 के इक्विलेटरल ट्राइंगल से। ठीक है, तो बाकी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। हमारे पास बड़ी वैल्यूज हैं, अब तक जो आपने वैल्यूज पढ़ी थी वो ओनली 0 to 90 पढ़ी हैं। अगर उससे बड़ी वैल्यूज हैं तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिलहाल उसके बाद में करेंगे। पहले हमने क्वाड्रेंटल वैल्यूज पढ़ी, तो ये क्वाड्रेंटल वैल्यू, अगर हम क्वाड्रेंटल वैल्यू को ध्यान से देखें तो देखिए जो साइन है हमारे पास वो 0 कहाँ है, साइन थीटा 0 कहाँ है, जब थीटा 0 है यहाँ हुआ, फिर जब थीटा पाई है फिर 0 हो गया, फिर जब थीटा 2 पाई है फिर 0 हो गया, क्योंकि साइन क्या है बी यहाँ 0 है, यहाँ 0। ठीक है, फिर एक चक्कर लगाने के बाद जब दोबारा यहाँ पहुंचेगा यहाँ यानी 3 पाई पे फिर 0, फिर एक चक्कर लगाने के बाद फिर पहुंचेगा 4 पाई पे फिर 0। इसका मतलब थीटा जो है, अगर हम उल्टा चल दें एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होगा, सॉरी क्लॉकवाइज, तो एंगल नेगेटिव होंगे। तो -पाई पर यहां से यहां फिर 0, -पाई पर, -2 पाई पर फिर 0, -3 पाई पर 4 0, मतलब ये +- पाई, +-2 पाई, +-3 पाई, +-4 पाई, सब पर 0 होता है साइन थीटा। इसका मतलब इन जनरल हम ये भी कह सकते हैं कि साइन थीटा 0 होता है कब, when थीटा इज इक्वल टू ±n पाई, where n belongs to z, बल्कि फिर तो n belongs to z, थीटा इज इक्वल टू n पाई, तो हमने z लिख दिया है तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, z का मतलब ही प्लस और माइनस है, यानी पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी और निगेटिव इंटीजर के लिए भी। यानी साइन जहां भी पाई का मल्टीपल होगा वहां 0 होगा, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, निगेटिव में भी साइन -पाई 0, साइन -2 पाई 0, साइन -3 पाई 0। यानी जहां जहां भी साइन हमारे पास थीटा n पाई है वहां साइन 0 है। अगर हम कोस को ऑब्जर्व करें तो कोस कहां 0 है, देखिए यहाँ π/2 पर, फिर 3 π/2 पर, फिर अगेन पूरा चक्कर लगा के आएगा तो 2 पाई + π/2 पर, फिर यहाँ पूरा चक्कर लगा के आएगा तो क्या 2 पाई + 3 π/2 पर। यानी जितने भी π/2 के ओड मल्टीपल हैं उन सब पर 0 होगा कॉस। अब देखिए कॉस थीटा, जो हमारे पास कॉस थीटा है वो कहाँ 0 है, व्हेन थीटा, यानी कॉस थीटा का मतलब ए यहाँ 0 है, और यहाँ का मतलब पहले π/2 पर, फिर 3 π/2 पर, फिर एक चक्कर पूरा लगा लिया 2 पाई + π/2 पर, फिर 2 पाई + 3 π/2 पर, फिर एक चक्कर और पूरा हो गया तो 4 पाई + π/2 पर, फिर 4 पाई + 3 π/2 पर, एज सो ऑन। ऐसे ही माइनस में जब उल्टा चलेगा तो यहां से फिर 0, क्या होगा हमारे पास
यहां से यहाँ पहले यहां से यहाँ 0 माइनस पाई बाई 2 पर, फिर माइनस 3 पाई बाई 2 पर, यानी प्लस माइनस लगा सकते हैं यहां भी, ठीक है। और ये सारी वैल्यूज क्या हैं, ये सारी वैल्यूज ओड हैं। यहाँ पाई 3 पाई, फिर 2 2 जा 4 1 जा 5, फिर यहाँ 2 4 जा 8 और 1 9। इसका मतलब जो भी हमारे पास ओड मल्टीपल हैं, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, जो कॉस थीटा है वो 0 होगा। यानी इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि कॉस थीटा कहाँ 0 है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू z। यहां भी कंडीशन, यानी cos जहां भी पाई बाई 2 के साथ मिलेगा और ओड मल्टीपल होगा तो वो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। cos पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2, cos 5 पाई बाई 2, cos 7 पाई बाई 2, cos माइनस पाई बाई 2, cos माइनस 3 पाई बाई 2, cos माइनस 7 पाई बाई 2, ये सारे क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये दो हमारे फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। ये इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसा हमने अभी डिस्कस किया। बाकी जो बचे हुए हमारे पास टी रेशियोज हैं वो डिपेंडेंट टी रेशियोज कहलाते हैं। डिपेंडेंट का मतलब साइन और कोस से डेराइव हुए हैं। साइन और कोस दो फंडामेंटल डिफाइंड हैं, इनको हमने डिफाइन किया है, बाकी डेराइव्ड हैं, ये दो फंडामेंटल हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टी रेशियो है टेन थीटा, नेक्स्ट जो हमारे पास टेन थीटा है, थर्ड टी रेशियो tan थीटा, दैट इज रेशियो ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी b अपॉन a, क्योंकि साइन थीटा क्या है b और कॉस थीटा क्या है a। ये तीसरा tan और बाकी जो तीन बचे वो इनके उल्टे हैं, यानी जो हमारे पास फोर्थ जो कोसेक थीटा है दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और फिफ्थ जो हमारे पास सेक थीटा है दैट इज 1 अपॉन कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा है दैट इज 1 अपॉन टेन। और ठीक है, हम इसको 1 अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन कोस को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ए, और 1 अपॉन टेन को हम क्या लिख सकते हैं ए अपॉन बी। यानी जो बचे हुए हमारे पास पांच तो चार टी रेशियोज हैं, एक तो टेन तो हमारे पास रेशियो साइन कोस का, और बचे हुए तीन इन तीनों के उल्टे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल मिला के पास हमारे पास 6 टी रेशियोज होते हैं जो कि यूनिट सर्कल की हेल्प से ए और बी में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे साइन का कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा टी रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा टी रेशियो नेगेटिव। अच्छा, पहले आइडेंटिटी, अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी, अभी हमने भी प्रूव किया था कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो 1 था पाइथागोरस की प्रॉपर्टी से। ए स्क्वायर का मतलब था कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं कॉस स्क्वायर थीटा से, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या मिला 1, यहाँ साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या मिला टेन स्क्वायर, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या मिला सेक स्क्वायर। यानी एक नई आइडेंटिटी तैयार हो गई कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये भी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं और प्रूव किया था, वहां भी हमने सेम ऐसे ही राइट ट्राइंगल की हेल्प से। अगर मैं इसी को अगेन डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, अभी तक तो मैंने डिवाइड किया था कोस स्क्वायर से, इसको मैंने अगेन साइन से डिवाइड किया, तो कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर यानी कोट स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 1, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। दिस इज थर्ड आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी डिफाइन द रिलेशन बिटवीन साइन एंड कोस, सेकंड आइडेंटिटी फाइंड द रिलेशन बिटवीन tan एंड sec, and third identity define the relation between cot and cosec। although three identities are same, तीनों सेम है, कहां से मिली हैं साइन और कोस के कन्वर्जन से ही मिली हैं, नया कुछ नहीं है। अब इनको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर इन्हीं आइडेंटिटीज को हम और फॉर्म लिखना चाहें, देखिए हमारे पास तीन फंडामेंटल आइडेंटिटीज हुई। फर्स्ट हुई हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों सेम है, एक ही आइडेंटिटी से डेराइव हुई हैं, सिर्फ हमने ट्रांसपोजिशन यूज किया है। ऐसी जो सेकंड आइडेंटिटी है मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यहां से भी मैं तीन डेराइव कर सकता हूं। मैंने 1 को यहीं रखा तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर टेन स्क्वायर को यहीं रखा
तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड आइडेंटिटी मेरे पास थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मैंने 1 को यहीं रखा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगली बार कोट स्क्वायर थीटा को यहीं रखा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। तो दीज आर derived form of the three fundamental identities which we will use directly to prove and simplify the numerical problems। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि हमने क्वाड्रेंट तो देख लिए, किस क्वाड्रेंट में कौन सा टी रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन सा टी रेशियो नेगेटिव होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा क्यों पॉजिटिव होता है और क्यों नेगेटिव होता है। देखिए, अब हमने 6 टी रेशियो पढ़े यूनिट सर्कल में, तो हम दोबारा यूनिट सर्कल पे ही जा रहे हैं, दोबारा यूनिट सर्कल पे। ठीक है, देखिए मेरे पास कोई भी यूनिट सर्कल है जिसका सेंटर हमने ओरिजिन लिया है, तो रेडियस 1 है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, दोबारा हम वहीं पहुंच गए हैं। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट बने हमारे पास, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, अब हमने यहाँ कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ए बी लिया है, जहां ए हमारे पास कॉस थीटा को डिफाइन करता है और बी हमारे पास साइन थीटा को डिफाइन करता है। ठीक है, अब अगर मैं टी रेशियो की बात करूं, ये मेरे पास टी रेशियोज हैं, टी रेशियोज। ठीक है, टी रेशियोज मेरे पास कौन कौन से हैं, साइन थीटा है, कॉस थीटा है और टेन थीटा है। 3 की ही हम बात करेंगे क्योंकि बाकी 3 तो इनके उल्टे हैं। अगर पहला पॉजिटिव होगा तो इसका उल्टा भी पॉजिटिव होगा, पहला नेगेटिव होगा तो इसका उल्टा भी नेगेटिव होगा। तो हम बाकी की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी 3 इनके रेसिप्रोकल है, साथ साथ चलेंगे। अगर एक पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, और अगर फर्स्ट नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा। अब देखिए, ये जो मेरे पास साइन थीटा है, ये साइन थीटा किसके इक्वल होता है, बी के। जो कॉस थीटा है वो किसके इक्वल होता है, ए के। और जो टेन थीटा है वो किसके इक्वल होता है, बी अपॉन ए के, बी अपॉन ए के। ठीक है, अब यहां मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की, ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब आप भूल जाइए ट्रिग्नोमेट्री को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आ जाइए। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो दोनों पॉइंट पॉजिटिव होंगे। प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन है, क्यों, फर्स्ट में जाने के लिए हमें एक्स एक्सिस पर राइट में मूव करना पड़ेगा यानी पॉजिटिव, और वाई एक्सिस पर अपवर्ड मूव करना पड़ेगा यानी पॉजिटिव। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर हम ओरिजिन से राइट में चलते हैं तो भी पॉजिटिव, ओरिजिन से ऊपर चलते हैं तो भी पॉजिटिव, और उससे नीचे चलते हैं तो नेगेटिव, और लेफ्ट में चलते हैं तो नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ कोई भी पॉइंट होगा वो प्लस होगा, यानी ए भी प्लस है और बी भी प्लस है। अगर ए प्लस है और बी प्लस है तो साइन क्या हुआ, बी प्लस का है यानी प्लस, ए भी प्लस का है यानी प्लस, और ये दोनों भी प्लस के हैं, ये दोनों भी प्लस के हैं यानी ये भी क्या हुआ, प्लस। यानी साइन भी प्लस, कॉस भी प्लस, टेन भी प्लस, और 3 इनके उल्टे वो भी तीनों प्लस। अगर ये पहले 3 प्लस हैं तो इनके उल्टे भी क्या होंगे, प्लस होंगे। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल 6 टी रेशियोज आर पॉजिटिव। इसलिए जब आपने 0 to 90 की टेबल पढ़ी थी तो उसमें आपने कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देखी होगी। ठीक है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू उसमें नहीं थी। रीजन क्या था, 0 to 90, 0 to 90 का मतलब 0 to π/2, और 0 to π/2 का मतलब सारे पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव का मतलब, इसका मतलब आपने जितने भी वैल्यूज पढ़ी थी वो सारी क्या थी, अब तक पॉजिटिव थी। अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास कहां से कहां तक है, π/2 से और पाई तक। π/2 है ये और यहाँ पाई है, तो π/2 से पाई तक। सेकंड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहती है कि x होता है निगेटिव, यानी a होगा निगेटिव और b होगा पॉजिटिव। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहती है कि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में हम चलेंगे लेफ्ट में, यानी a होगा निगेटिव, और फिर चलेंगे अपवर्ड यानी b होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो अब a नेगेटिव है मतलब कॉस नेगेटिव होता है, b पॉजिटिव है मतलब साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन दोनों का रेशियो नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब रेशियो क्या हुआ, नेगेटिव। चाहे दोनों में से कोई सा भी नेगेटिव क्यों ना हो, इसका मतलब यहाँ साइन और इसका उल्टा कोसेक वो पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। कॉस और टेन नेगेटिव हैं तो इनके उल्टे यानी सेक और कोट भी नेगेटिव वैल्यू देंगे। यानी अगर इस एंगल के बीच में π/2 से और पाई के बीच में 90 से लेके
और 180 के बीच में मैं कोई वैल्यू लेता हूं, मैं कहता हूं 120, तो अगर मैं साइन 120 कहता हूं तो मुझे पहले से पता होगा वो पॉजिटिव है, क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं cos 120 कहता हूं दैट विल बी निगेटिव, क्योंकि मुझे पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos इज निगेटिव है। ठीक है, अगर हम बात करता हूं थर्ड क्वाड्रेंट की, अगर हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, यहां लिख लेते हैं अगेन, ये साइन, ये कॉस और ये टेन, है ना। और ये क्वाड्रेंट अब स्टार्ट हो गया हमारे पास, ये हमारे पास बी के इक्वल, ये ए के, और ये बी अपॉन ए के, और ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास कहां से चलेगा, पाई से लेके और 3π/2 तक, पाई से लेके और 3π/2 यानी 180 से लेके और 270 डिग्री तक। ठीक है, अब देखिए फिर क्या कहता है हमारे पास, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहती है, यहाँ लेफ्ट माइनस, फिर नीचे माइनस, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में ए और बी दोनों के साइन निगेटिव होते हैं, ए इज निगेटिव और बी इज निगेटिव। अगर ए निगेटिव है तो मतलब साइन क्या हो गया हमारे पास, निगेटिव, कॉस भी क्या हो गया, निगेटिव, लेकिन ए अपॉन बी, बी भी निगेटिव, ए भी निगेटिव, यानी पॉजिटिव, यानी जो टेन होता है वो पॉजिटिव, यानी साइन निगेटिव, कॉस निगेटिव, इनके उल्टे कॉसेक निगेटिव, सेक निगेटिव, टेन पॉजिटिव, और टेन का उल्टा कोट भी पॉजिटिव, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे निगेटिव होते हैं। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, अगेन ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो यहाँ हमारे पास एक्स होता है पॉजिटिव और वाई होता है निगेटिव, क्योंकि पहले में चलना पड़ेगा राइट और फिर चलना पड़ेगा डाउनवर्ड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आते हैं वो प्लस और माइनस आते हैं, इसका मतलब ए होगा पॉजिटिव और बी होगा निगेटिव। तो अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं दैट इज 3π/2 से लेके 2π तक, तो साइन निगेटिव, क्योंकि बी क्या है निगेटिव, कॉस पॉजिटिव, और दोनों का रेशियो अगेन निगेटिव। भाई कोई सा भी एक निगेटिव हो, इसका मतलब पूरा रेशियो क्या होगा, निगेटिव। इसका मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो ये है हमारे पास साइन क्राइटेरिया इन ऑल फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और इसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और इसका उल्टा सेक पॉजिटिव होते हैं। ये तो था उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्यों होते हैं। अब इसको याद रखने का तरीका देखिए, याद रखने के लिए कई कोटेशंस बनाई गई हैं, ऑल स्कूल्स टू कॉलेज या ऑल सिल्वर टी कप्स आर पॉजिटिव, जैसा भी आप याद रखना चाहें सिंपली याद रख सकते हैं। ठीक है, कोट्स की हेल्प से अगर इनको याद रखना है तो फर्स्ट कोट्स जो है हमारे पास, ऑल स्कूल्स टू कॉलेज, इसका मतलब फर्स्ट में ऑल, सेकंड में शुरू का देखिए सिर्फ स्कूल्स का एस, एस से क्या बनता है साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, यानी फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव। फिर थर्ड में पहला वर्ड टी, टी से क्या बनता है टेन, यानी टेन और इसका उल्टा कोट पॉजिटिव और बाकी सभी निगेटिव। और फोर्थ सी कॉलेज, कॉलेज का मतलब सी, सी का मतलब कॉस और कॉस का उल्टा सेक। ठीक है, तो कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सभी नेगेटिव। दिस इज द कोटेशन टू लर्न इन विच क्वाड्रेंट विच टी रेशियो इज पॉजिटिव एंड विच इज नेगेटिव। और भी है सेकंड, ऑल सिल्वर टी कप्स आर पॉजिटिव, ऑल सिल्वर टी कप्स आर पॉजिटिव, बिल्कुल सेम थिंग, फर्स्ट में ऑल, सेकंड में एस, एस का मतलब साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, थर्ड में टी, टी का मतलब टेन और टेन का उल्टा कॉट, और फोर्थ में कप्स यानी कॉस, कॉस का उल्टा सेक, यानी फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक, थर्ड में टेन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। यानी जो वैल्यू पहले हम चेक करेंगे कि वैल्यू कौन से टी रेशियो की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पूछी गई है। ठीक है, अब इसके अलावा मान लीजिए कोई भी एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो चुका है ना, मान लीजिए इस यूनिट सर्कल में सारे टी रेशियोज के लिए ठीक है। अब क्या हुआ, मान लीजिए मैंने एंगल यहां से स्टार्ट किया, एंगल यहां से मीजर, ये π/2, फिर ये पाई, फिर ये 3π/2, फिर ये 2π। जैसे ही यहां आया एक चक्कर कंप्लीट, ठीक है, फिर दोबारा चलना शुरू हो गया यहीं से 4π पे फिर एक चक्कर कंप्लीट,
6 पाई पे फिर एक कंप्लीट। इसका मतलब जो भी एंगल 2 पाई से बड़े होते हैं वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद रीस्टार्ट हो जाते हैं। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब 2 पाई, 2 का मतलब 2 पाई इंटू 2, 3 का मतलब 2 पाई इंटू 3 और n का मतलब 2n पाई। इसका मतलब कोई भी साइन और कोस जो हमारे पास टी रेशियोज हैं वो 2 पाई के बाद दोबारा रीस्टार्ट होते हैं, यानी 2n पाई प्लस माइनस थीटा पर साइन 2n पाई प्लस थीटा पर कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू पर, 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा के ही इक्वल होता है। ऐसे ही कोस 2n पाई प्लस थीटा कॉस थीटा के ही इक्वल होता है। क्यों? एक चक्कर लगाने के बाद वापसी उसी क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। एक चक्कर लगाने के बाद इसका हम यूज कहाँ करते हैं? 360 से बड़ी वैल्यूज को फाइंड आउट करने में। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे पास एक एंगल है 420, इस 420 के एंगल को बनाइए। आप कैसे बनाएंगे? देखिए आप एक एंगल तो कंप्लीट करेंगे 360 का। आपने यहां से स्टार्ट किया 360 कंप्लीट, यहां तक 360 हो गया, ऊपर कितना बचा 60, आप 60 बनाएंगे। यस दिस इज 60, तो दिस इज 360 प्लस 60 यानी 420। अब ये क्या है? 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये 2 पाई प्लस 60 है और रिप्रेजेंट अगर मैं इसका साइन ले लूं तो इसका मतलब जो साइन 2 पाई प्लस 60 की वैल्यू है वही साइन 60 की वैल्यू है, यानी साइन 420 की वैल्यू साइन 60 के इक्वल है। तो कोई भी हमारे पास ऐसा एंगल जो 360 से बड़ा होता है उसको मैं 2n पाई प्लस थीटा या 2n पाई माइनस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, है ना। और जो ऊपर का एंगल बचा है उसकी वैल्यू सेम वही होती है। जैसे मान लीजिए मुझे और वैल्यूज फाइंड आउट करनी है साइन 765 की, साइन 765 साइन 765 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं इसको 360 से डिवाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि 360 में एक चक्कर पूरा होता है, 2 चक्कर पूरे हो गए 720 पर, बचा कितना 45। इसका मतलब 2 चक्कर तो घूम के वहीं आ गया। जो मेन एंगल रिप्रेजेंट होगा वो साइन 45 और यानी 1/√2 होगा। तो साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा कहाँ यूज किए जाते हैं? जहां हमारे पास एंगल 360 से बड़े होते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 को। हालांकि थ्योरी बहुत ज्यादा है, अभी भी बताते हो राइट ट्रायंगल भी, तो भी आंसर चेंज नहीं होगा क्योंकि यूनिट सर्कल के अंदर भी राइट ट्रायंगल ही बन रहा है, लेकिन फिर भी आप स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। जैसे आपको फर्स्ट गिवन है cos x इज इक्वल टू -12 और x थर्ड क्वाड्रेंट में है। एक्सरसाइज है 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 cos x इज इक्वल टू गिवन है -12। ठीक है, तो पहले आप देखिए हमारे पास दो ही फंडामेंटल टी रेशियो हैं। कौन कौन से? साइन एक्स और cos x। अगर साइन एक्स और cos x मिल जाते हैं तो बाकी सारी वैल्यूज अपने आप मिलेंगी। साइन और cos को रिलेट करने वाली एक ही आइडेंटिटी है, कौन सी? साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स और इज इक्वल टू 1। हमने वैल्यूज पुट की तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 यानी 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 और साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/4। ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ चुके हैं कि व्हेन वी रिमूव द स्क्वायर एंड टेक स्क्वायर रूट देन वी पुट बोथ द साइन प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो क्या मिला? इसका मतलब प्लस माइनस √3/2 ये मिला। अब क्वाड्रेंट का काम शुरू होता है। हमारे पास x थर्ड क्वाड्रेंट में है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर x थर्ड में है तो थर्ड में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? बताइए। नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। सो साइन x इज इक्वल टू माइनस का √3/2। कॉस मिल गया, साइन मिल गया, टेन निकालिए। टेन एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ? साइन एक्स और अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू माइनस √3/2, कॉस एक्स की वैल्यू माइनस का 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल √3। टेन पॉजिटिव आया अपने आप और वैसे भी थर्ड में टेन
पॉजिटिव होता है, आगे नहीं अपने आप पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। बाकी बचे हुए तीन, हमें तीन फंडामेंटल मिल गए, तीन क्या है इनके, रेसिप्रोकल हैं। कॉसेक, कॉसेक इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 साइन, यानी 1 अच्छा एक्स है, थीटा नहीं एक्स है, तो क्या मिला, यानी 1 माइनस का √3/2, यानी माइनस का 2/√3। फिर सेक, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, यानी -1/-1/2, यानी -2। और कॉट, कॉट किसका रेसिप्रोकल है, tan का, यानी 1/√3, √3 का रेसिप्रोकल। दीज आर द वैल्यूज ऑफ अदर 5